नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत दुर्दशा नाटक का सारांश। ये नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहा है। अंग्रेजों ने भारतीयों के उत्थान के लिए नहीं, वे बताना चाहते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों के उत्थान के लिए नहीं, अपितु भारतीयों का शोषण और अधिक बढ़ाने के लिए रेल, सड़क और शिक्षा का प्रचार प्रसार और उद्योगों की स्थापना की है। भारतेंदु जी ने इस सत्य से अवगत होकर भारतीय जनमानस को जागृत करने का अच्छा प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया है। वे जानते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में देश का धन विदेशों में जा रहा है, जिससे देश की दरिद्रता बढ़ रही है। वे कहते भी हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। और इसी कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और भारतवासियों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं भारतेंदु जी के नाटक का सारांश। शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक सन 1875 ईस्वी में लिखा था। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया गया है। उस समय के भारत की जो स्थिति थी उसका जो का तो चित्रण अपने इस भारत दुर्दशा नाटक में उन्होंने किया है। इस नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है। इस नाटक में अंग्रेजी सत्ता द्वारा भारत को कैसे लूटा जा रहा है, हमारा धन कैसे विदेशों में ले जाया जा रहा है, इन सब समस्याओं को उजागर किया गया है। इस नाटक में 6 चरण हैं, मतलब 6 अंक हैं। प्रथम अंक में आरंभ में मंगलाचरण है। इसमें सतयुग की स्थापना और म्लेच्छों के संहार के लिए कृष्ण के कल्कि अवतार की बात की गई है। पहले अंक में क्या कहा है? सतयुग की स्थापना और म्लेच्छों के संहार के लिए कृष्ण के कल्कि अवतार की बात की गई है। वे चाहते हैं कि सतयुग की स्थापना के लिए और म्लेच्छों का संहार करने के लिए जो कृष्ण है वो कल्कि अवतार लेंगे। इस अंक में योगी नामक पात्र भारत दुर्दशा का कारण बनता है। इसमें महापुरुषों को याद कर भारत के अतीत की गौरव गाथा बताई जाती है। कवि इसमें कहते हैं कि रोबहु सब मिलके आवहु भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न चाई। उदाहरण आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। भारत का धन जो है वो विदेश जा रहा है, भारत के लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आदि प्रसंग इस पहले अंक में उठाए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंक में क्या है। दूसरे अंक में 3 प्रतीकात्मक पात्र और आ गए हैं, भारत, निर्लज्जता और आशा। नाटक का नायक है भारत। वह शमशान में जाकर भारत के वैभव को नष्ट होते देखता है और महारानी विक्टोरिया से बचाने की उम्मीद करता है। देखिए, जो अंग्रेज हमारा धन, हमारा सब कुछ लूटकर विदेश में पहुंचा रहे हैं, उन्हीं से भारत उम्मीद कर रहा है कि वह भारत के प्रगति के लिए कोई ना कोई कार्य करेगा, भारत को बचाने की कोशिश करेगा। महारानी विक्टोरिया से बचाने की उम्मीद लगाए बैठा है। वह बताता है कि उसके देश में 20 करोड़ लोग होते हुए भी वह अनाथ है। उस समय भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी और भारत को लग रहा था कि लोग उनको बचाएंगे, लेकिन फिर भी वह अनाथ है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अपनी दुर्दशा देखकर भारत जो है वो बेहोश हो जाता है और तब आशा और निर्लज्जता उसके पास आती हैं और उसे उठाकर ले जाती हैं। अब शुरू होता है तीसरा अंक। इस अंक में भारत दुर्दैव और सत्यानाश फौजदार 2 अन्य पात्र आते हैं। भारत दुर्दैव को खलनायक समझा जा सकता है। भारत महारानी विक्टोरिया से आशा लगाए रहता है कि वह देश के पतन को रोकेगी, देश का उद्धार करेगी। भारत को लग रहा है कि महारानी विक्टोरिया देश के उद्धार के लिए कार्य करेगी, देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन महारानी विक्टोरिया को तो सिर्फ अपने देश से मतलब था, हमारे देश के सिर्फ लूटपाट से ही उन्हें मतलब था। इस पर भारत दुर्दैव भारत का मजाक उड़ाता है। जब भारत दुर्दैव देखता है कि भारत तो महारानी विक्टोरिया से ही उम्मीद लगाए बैठा है, तो भारत दुर्दैव इसका मजाक उड़ा रहा है। वह हंसता है कि भारत अब भी आत्मनिर्भर न होकर महारानी से उम्मीद लगाए बैठा है। भारत दुर्दैव यहाँ पर इशारा दे रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है,
हमें अपने सुख, अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं कार्य करने होंगे, अपनी प्रगति के लिए स्वयं जागना होगा। लोगों को जो निंद्रा में सोए हुए हैं, जो महारानी विक्टोरिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें उस उम्मीद को छोड़कर खुद प्रयास करने होंगे। जो भारत दुर्दैव है वह सत्यानाश फौजदार से कहता है, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु उच्च बनाए। इसका अर्थ है कि अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार की जाति व्यवस्था में भारत बटा हुआ है। भारत में धर्म, अस्पृश्यता और संतोष है। ये कह रहे हैं कि भारत में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, जिसके कारण वे आपस में क्या करते रहते हैं, एकता स्थापित नहीं होती, आपस में लड़ते रहते हैं। भारत में धर्म, अस्पृश्यता और संतोष है। जहाँ पर संतोष आ गया वहाँ पर लोग आगे बढ़ने की नहीं सोचते, संतोष कर लेते हैं, इसका मतलब वो अकर्मण्य हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अकर्मण्यता लाते हैं ये तीनों चीज़ें, धर्म, अस्पृश्यता और संतोष। वह सत्यानाश फौजदार से इनका प्रयोग कर भारत को और नीचे गिराने को कहता है। उस समय फैशन, अदालत, अव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, लूट, स्वार्थ, हट, भय आदि ने भारत को डुबोया था। मतलब उस समय ये जो फैशन, अदालत पर खर्चे हो रहे थे, बेकार में लोग खर्चे कर रहे थे, लोभ, लालच, सब में अपना अपना स्वार्थ भरा हुआ था, लोगों में जिद्दीपन था, भय था अंग्रेज सरकार का, इन सब ने भारत को डुबो दिया था। अब चौथा अंक आता है और इसमें नए पात्र आते हैं, मतलब प्रतीकात्मक पात्र जो देश की दुर्दशा के कारण बनते हैं। चौथे अंक में रोग, आलस्य, मदिरा व अंधकार। अंधकार का मतलब होता है अज्ञान का जो प्रतीक है। अंधकार यहाँ पर किसका प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक। आदि पात्र आते हैं। भारत दुर्दैव इन सब को एक एक कर बुलाता है और कहता है कि रोग, तुम जाओ और भारत की दुर्दशा कर दो। आलस्य को वह कहता है कि भारत में अकर्मण्यता फैलाने को कहता है, मतलब आलस्य रहेगा, लोग कुछ करेंगे नहीं तो देश आज़ाद भी नहीं हो पाएगा। मदिरा को लोगों को बेहोशी में रखने को कहता है। अंधकार को पूरे भारत में छा जाने को कहता है। जब लोगों में ज्ञान ही नहीं आएगा, लोग जागेंगे ही नहीं, तो देश में स्वतंत्रता कैसे आएगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो भारत दुर्दैव इन सभी को जो देश की दुर्दशा के कारण बनते हैं, इन सब का प्रयोग करने के लिए वह कहता है किसे, अपने फौजदार को, सत्यानाश फौजदार को। अगला अंक है पांचवा अंक। इस अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का जिक्र है। अब भारत दुर्दैव इतने सारे हमले भारत पर कर रहा था, तो इन सब से बचने के लिए जो भारत के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होकर एक सभा की। किताब खाने में बैठकर एक सभापति, एक संपादक, एक कवि, एक बंगाली और एक महाराष्ट्रियन और 2 देसी महाशय देश को बचाने का सोचते हैं। ये सब बैठकर सोचते हैं कि देश को कैसे बचाया जाए। लेकिन तभी डिसलॉयल्टी नामक अंग्रेज जो है वो आ जाता है और इन 7 सदस्यों को अंग्रेजी एक्ट के तहत पकड़ लेता है। सबको बंदी बना लिया जाता है। इस अंक में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति दिखाई गई है, मतलब उनकी कैसी स्थिति थी। जो अंग्रेज थे वो किसी एक्ट के तहत उनको पकड़ सकते थे, उनकी अपनी मनमर्जी चलती थी। भारत दुर्दैव से बचने के उपाय बताए गए हैं इसमें। कला सीखना, विद्या ग्रहण करना, ये सभी उपाय हैं भारत दुर्दैव से बचने के। अगला और आखिरी अंक है छठा अंक। इस अंक में भारत जो है वो अभी तक बेहोश है। भारत भाग्य आकर उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि विद्या का सूरज पश्चिम से उदय हुआ आ रहा है। अंग्रेज राज पाकर भी नहीं जागे तो कब जागोगे। भारत भाग्य जो है वो भारत को जगाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि तुम्हें विद्या प्राप्त करनी चाहिए, अंग्रेज के शासन में भी यदि तुम नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। भारत भाग्य जब देखता है कि वह अपनी भरपूर कोशिश कर चुका है लेकिन भारत की दुर्दशा में कोई सुधार नहीं आ रहा, भारत के लोग जो है वो जाग नहीं रहे हैं, तो वह अंत में आत्महत्या कर लेता है। यह एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु पर अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव है। भारत में दुखांत नाटकों की परंपरा नहीं थी। भारतेंदु की उस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। भारतेंदु जी को उस समय जो यथास्थिति थी वह उस यथास्थिति में बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर उन्होंने उस समय की जो यथास्थिति अपने नाटक में व्यक्त कर दी है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।